Hello students. So let us continue with the next topic of third section, so called quadratic reciprocity law. So first definition is, let small p be an odd prime. ध्यान रखिएगा, स्मॉल p यहाँ पर ऑड प्राइम है. हमारे पास इवन प्राइम सिर्फ एक ही नंबर होता है, दैट इज़ 2, और बाकी सारे के सारे प्राइम हमारे ऑड नंबर्स होते हैं. ठीक है जी. तो लेट p बी एन ऑड प्राइम एंड जी सी डी ऑफ ए कॉमा पी इक्वल टू 1. ए कॉमा पी की जी सी डी जो है वो 1 के बराबर है. इफ़ एक्स स्क्वायर इज कॉन्ग्रुएंट टू ए मॉडुलो पी. ध्यान से देखिए जरा इस कॉन्ग्रुएंसी को. दिस इज क्वाड्रेटिक कॉन्ग्रुएंसी. इफ एक्स स्क्वायर इज कॉन्ग्रुएंट टू ए मॉडुलो पी हैज़ अ सोल्यूशन. ए की जी सी डी पी के साथ 1 है, इसकी जी सी डी पी के साथ 1 है, ध्यान रखिए. तो बोलता है कि इस तरह की कॉन्ग्रुएंसी एक्स स्क्वायर इज कॉन्ग्रुएंट टू ए मॉडुलो पी, अगर इस तरह की कॉन्ग्रुएंसी के पास सॉल्यूशन होगा तो ये ए जो है ये कहलाएगा क्वाड्रेटिक रेजिड्यू ऑफ पी. याद करिए इसको. एक्स स्क्वायर कॉन्ग्रुएंट टू ए मॉडल पी, अगर इस कॉन्ग्रुएंसी के पास सॉल्यूशन होगा तो ये ए जो है दिस इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक रेजिड्यू ऑफ पी. और अगर सोल्यूशन नहीं होगा तो ये ए कहलाएगा क्वाड्रेटिक नॉन रेजिड्यू ऑफ पी या नॉन क्वाड्रेटिक रेजिड्यू ऑफ पी. तो नॉन क्वाड्रेटिक रेजिड्यू बोल दो या क्वाड्रेटिक नॉन रेजिड्यू बोल दो, एक ही बात है. तो अब नई चीज़ आपके पास आ गई कि किसी भी प्राइम के पास क्वाड्रेटिक रेजिड्यू होगा या नॉन क्वाड्रेटिक रेजिड्यू होगा, वो डिपेंड करेगा इस कॉन्ग्रुएंसी के सोल्यूशन के ऊपर. इफ़ दिस कॉन्ग्रुएंसी हैज़ अ सोल्यूशन देन इट हैज़ क्वाड्रेटिक रेजिड्यू, और अगर इसके पास सोल्यूशन नहीं है तो पी के पास क्वाड्रेटिक नॉन रेजिड्यू होगा. उसके बाद नेक्स्ट नोट याद करना आपने. इफ़ ए इज़ कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉडल पी, अगर ए और बी दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं तो अगर दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं, अगर ए क्वाड्रेटिक रेजिड्यू है तो बी भी क्वाड्रेटिक रेजिड्यू होगा एंड वाइस वर्सा. मतलब अगर बी क्वाड्रेटिक रेजिड्यू तो ए भी क्वाड्रेटिक रेजिड्यू हो. तो वही लिखा है, इफ ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉडल पी देन ए इज क्वाड्रेटिक रेजिड्यू ऑफ पी इफ एंड ओनली इफ बी इज क्वाड्रेटिक रेजिड्यू ऑफ पी. और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे, वी चेक द क्वाड्रेटिक रेजिड्यू करेक्टर ऑफ ओनली दोज इंटीजर्स विच आर लेस देन स्मॉल पी. ठीक है. तो हमने सिर्फ और सिर्फ उन ही इंटीजर्स का क्वाड्रेटिक रेजिड्यू चेक करना है, मतलब करेक्टर चेक करना है जो पी से छोटे होंगे. तो पी के सिर्फ हमने वो क्वाड्रेटिक रेजिड्यू देखना है जो पी से छोटे होंगे. उसका क्वेश्चन नंबर 9A, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, कई बार पेपर में आता है और इसके बिहाफ पे अगर न्यूमेरिकल्स हैं. स्टेट एंड प्रूव आइलर क्राइटेरियन. क्या है स्टेटमेंट इसकी? लेट पी बी एन ऑड प्राइम. ध्यान रखिएगा, ऑड प्राइम एंड जी सी डी ऑफ ए कॉमा पी इज इक्वल टू 1. ठीक है जी. देन ए इज क्वाड्रेटिक रेजिड्यू ऑफ पी. अभी आपने थोड़ी देर पहले डेफिनेशन देखी थी कि ए अगर क्वाड्रेटिक रेजिड्यू है तो ये ए जो है वो एक्स स्क्वायर कॉन्ग्रुएंट टू ए मॉडल पी को सेटिस्फाई करना चाहिए, मतलब उसका कोई सोल्यूशन होना चाहिए. और ये आपके पास मॉडिफाइड डेफिनेशन आ गई, मॉडिफाइड रिजल्ट आ गया क्वाड्रेटिक रेजिड्यू निकालने का, कि अगर ए पी का क्वाड्रेटिक रेजिड्यू है तो ए की पावर पी माइनस 1/2 1 के कॉन्ग्रुएंट आना चाहिए अंडर मॉडल पी. तो ये दूसरा तरीका आ गया आपके पास क्वाड्रेटिक रेजिड्यू चेक करने का, कि अगर आपने किसी प्राइम का क्वाड्रेटिक रेजिड्यू चेक करना है कि ये क्वाड्रेटिक रेजिड्यू है तो हम क्या करेंगे, उस नंबर की पावर पी माइनस 1/2 लेके चलेंगे, चेक करेंगे 1 के कॉन्ग्रुएंट है अंडर मॉडल पी. इफ इट इज़ देन ए इज़ क्वाड्रेटिक रेजिड्यू ऑफ पी. उसका बी पार्ट इसी ए पार्ट की मॉडिफाइड एप्लीकेशन है. लेट पी बी एन ऑड प्राइम एंड जी सी डी ऑफ ए कॉमा पी इक्वल टू 1 देन ए इज़ क्वाड्रेटिक रेजिड्यू ऑफ A is quadratic residue or non-residue of P according as a raised to power P minus 1/2 congruent to 1 mod of P or a raised to power P minus 1/2 congruent to minus 1 mod of P. कहने का मतलब ये हो गया, यहाँ पे कि अगर ए क्वाड्रेटिक रेजिड्यू है तो ए की पावर पी माइनस 1/2 1 के कॉन्ग्रुएंट आनी चाहिए, और अगर ए नॉन क्वाड्रेटिक रेजिड्यू है तो ए की पावर पी माइनस 1/2 माइनस 1 के कॉन्ग्रुएंट आनी चाहिए. ठीक है जी. तो देखते हैं इसका प्रूफ 1 by 1. फर्स्ट पार्ट, ए पार्ट, लेट स्मॉल ए बी क्वाड्रेटिक रेजिड्यू ऑफ पी. लेके चल पड़े हम. तो डेफिनेशन क्या बोलती है हमारी, अगर ए पी का क्वाड्रेटिक रेजिड्यू है तो एक्स स्क्वायर कॉन्ग्रुएंट टू ए मॉडल पी, ये जो क्वाड्रेटिक कॉन्ग्रुएंसी होती है इसके पास सोल्यूशन होगा, क्योंकि क्वाड्रेटिक रेजिड्यू है तो उसके पास सोल्यूशन होगा. तो मान लीजिए एक्स इक्वल टू x1 जो है वो इस क्वाड्रेटिक रेजिड्यू का सोल्यूशन है. ठीक है. अब x इक्वल टू x1, अगर x1 इसका सोल्यूशन है तो उसको सेटिस्फाई करेगा तो ऑटोमेटिकली x की जगह x1 आ गया. x1 का स्क्वायर कॉन्ग्रुएंट टू 1 ये मॉडल पी, और वी कैन इंटरचेंज ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मीन्स बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ए. उसके बाद क्या, दोनों साइड हमने पावर लगा दी पी माइनस 1/2, इधर भी और इधर भी.
ठीक है जी, दोनों साइड हमने पावर लगा दी, p माइनस 1/2। ये हमारे कॉन्ग्रुएंसीज के रिजल्ट हैं जो आप फर्स्ट सेक्शन में देख चुके हैं कि अगर a b के कॉन्ग्रुएंट है तो a की पावर k b की पावर k के कॉन्ग्रुएंट होती है। ठीक है जी, तो यहाँ से 2 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, a की पावर p माइनस 1/2 कॉन्ग्रुएंट टू x1 की पावर p माइनस 1 मॉडल ऑफ p। नाउ GCD ऑफ a कॉमा b इक्वल टू 1 दे रखा है। अगर a और p की GCD 1 है तो ये सारे रिजल्ट आप कॉन्ग्रुएंसीज के आप फर्स्ट सेक्शन में देख चुके हैं। अगर a और p की GCD 1 है तो x1 और p की GCD भी 1 होगी, तो x1 और p की GCD 1 आ गई। और फॉर्मेट थ्योरम क्या बोलती है, अगर x1 को हम p की GCD 1 है तो बाई फॉर्मेट थ्योरम x1 की पावर p माइनस 1 कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडलो p बाई फॉर्मेट थ्योरम। ठीक है, तो x1 की पावर p माइनस 1 के कॉन्ग्रुएंट होगी, तो इसका मतलब यहाँ पर 1 आ गया, मतलब a की पावर p माइनस 1/2 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडलो p। और यही हमें प्रूव करना था कि अगर a क्वाड्रेटिक रेजिड्यू है तो a की पावर p माइनस 1/2 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडलो p। उसके बाद कन्वर्स पार्ट इसका, क्योंकि इफ एंड ओनली था यहाँ पे, कन्वर्स पार्ट में देखिए ज़रा, कन्वर्स पार्ट में क्या होगा, a की पावर p माइनस 1/2 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडलो p। तो हमने प्रूव करना है कि a जो है वो क्वाड्रेटिक रेजिड्यू है। टू प्रूव a इज क्वाड्रेटिक रेजिड्यू ऑफ स्मॉल p। तो हमने क्या किया यहाँ पे, मैं लेके चला, आपको रिटेन करना पड़ेगा, लेट स्मॉल आर बी प्रिमिटिव रूट ऑफ स्मॉल p। अब प्रिमिटिव रूट क्या होते हैं आपको सब कुछ पता है, अभी सारा कुछ हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं। लेट स्मॉल आर बी प्रिमिटिव रूट ऑफ p एंड GCD ऑफ a कॉमा p इक्वल टू 1। r मैंने p का प्रिमिटिव रूट लिया और a मैंने नंबर लिया जिसकी GCD p के साथ 1 है, और इस तरीके से लिया, सच दैट इस तरीके से लिया कि दिस a इज कॉन्ग्रुएंट टू r की पावर k मॉडलो p वेयर k लाइज बिटवीन 1 टू 5 ऑफ p। k की वैल्यू होती है 1 से लेके 5 ऑफ p, 5 ऑफ p मीन्स p माइनस 1, एंड दिस इज द रिजल्ट बिकॉज ऑफ डेफिनेशन ऑफ इंडिसेस। ये कर चुके हैं आप पीछे। तो मैंने क्या किया, एक परमिटिव रूट लिया r p का, इस तरीके से लिया कि a और p की GCD 1 के बराबर, a को नंबर ले जिसकी GCD p के साथ लेंगे तो 1 आएगी, सच दैट a इज कॉन्ग्रुएंट टू r की पावर k मॉडलो p वेयर k लाइज बिटवीन 1 टू p माइनस 1। ठीक है जी, दिस इज बिकॉज ऑफ डेफिनेशन ऑफ इंडिसेस। फिर दोबारा मैंने क्या किया, a इज कॉन्ग्रुएंट टू b, तो a की पावर k इज कॉन्ग्रुएंट टू b की पावर k, दोनों साइड मैंने पावर p माइनस 1/2 लगा दी। पावर लगाने के बाद अब a की पावर p माइनस 1/2 1 के कॉन्ग्रुएंट दे रखी है, तो ये 1 आ गया, ये यहाँ पर आ गया, उसका इंटरचेंज कर दिया, a इज कॉन्ग्रुएंट टू b, b इज कॉन्ग्रुएंट टू a। इसका मतलब ये हुआ कि r की पावर ये 1 के कॉन्ग्रुएंट आ गई। अब पुरानी बातें हैं, हम पीछे वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं कि अगर r प्रिमिटिव रूट है p का और p अगर प्राइम है तो इस r का जो ऑर्डर होता है अंडर मॉडल ऑफ p, इट इज़ ऑलवेज 5 ऑफ p। r का ऑर्डर इज ऑलवेज 5 ऑफ p, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। 5 ऑफ p मीन्स p माइनस 1, इसका मतलब p माइनस 1 जो है वो r का ऑर्डर होगा। और ऑर्डर की डेफिनेशन क्या होती थी, जो भी नंबर ऑर्डर होता था वो इन जनरल ऑर्डर्स को हमेशा डिवाइड करता है। इसका मतलब दिस p माइनस 1 ऑलवेज डिवाइड्स दिस नंबर, दिस ऑर्डर। तो p माइनस 1 डिवाइड्स k टाइम्स p माइनस 1/2, तो p माइनस 1 बाई p माइनस 1 कैंसिल हो गया, तो यहाँ से सॉल्व करके 2 डिवाइड्स के, 2 डिवाइड्स के, 2 डिवाइड्स के, इट इज़ ओनली पॉसिबल इफ k इज मल्टीपल ऑफ 2, इफ दिस k इज मल्टीपल ऑफ 2 ओनली देन 2 डिवाइड दिस, तो k इज इक्वल टू 2t, और बाय डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी k इक्वल टू 2t, वेयर t इज एनी इंटीजर। ठीक है जी, अब इस k की वैल्यू को उठाया और नंबर 1 में रख दिया हमने, k की वैल्यू को उठाया नंबर 1 में रख दिया, तो क्या बन जाएगा, a इज कॉन्ग्रुएंट टू r की पावर 2t मॉडलो p, और उसका फिर इंटरचेंज कर दिया तो r की पावर 2t इज कॉन्ग्रुएंट टू a मॉडलो p। r की पावर 2t को वी कैन राइट r की पावर t का होल स्क्वायर इज कॉन्ग्रुएंट टू a मॉडलो p। और अगर आप ध्यान दें तो दिस इज नथिंग बट दिस r की पावर t सेटिस्फाई x स्क्वायर कॉन्ग्रुएंट टू a मॉडलो p। और आपको पता है अगर इस क्वाड्रेटिक के पास, इस क्वाड्रेटिक कॉन्ग्रुएंसी के पास सॉल्यूशन होगा तो ये ए जो है वो बन जाएगा क्वाड्रेटिक रेजिड्यू, क्योंकि r की पावर t इसको सेटिस्फाई करता है। इसका मतलब r की पावर t इसका सोल्यूशन हो गया। अगर r की पावर t इसका सोल्यूशन हो गया तो ये ए जो है वो p का क्वाड्रेटिक रेजिड्यू बन जाएगा। ठीक है जी, उसके बाद बी पार्ट, तो बी पार्ट में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। बी पार्ट जो है, फर्स्ट पार्ट तो यही है, फर्स्ट पार्ट इज ऑब्वियस बाई 9a, क्योंकि बी पार्ट में क्या रखा है कि अगर a क्वाड्रेटिक रेजिड्यू है तो a की पावर p माइनस 1/2 1 के कॉन्ग्रुएंट होगी, और नॉन क्वाड्रेटिक रेजिड्यू है तो a की पावर p माइनस 1/2 माइनस 1 के कॉन्ग्रुएंट होगी। तो फर्स्ट पार्ट तो आप, अगर सेकंड बी पार्ट आता तो फर्स्ट पार्ट तो आप यही करेंगे ऊपर जो फर्स्ट ए पार्ट किया हमने। Now we will prove if p is an odd prime such that GCD of a comma p equal to 1, then a is a quadratic non-residue of p if and only if a की पावर p माइनस 1/2 congruent to -1 मॉडलो p। अब हम ये प्रूव करेंगे।
कि अगर ये नॉन क्वाड्रेटिक रेजिड्यू है तो ये -1 के कॉन्ग्रुएंट होगा। लेके चलते हैं फिर से जीसीडी ऑफ ए कॉमा पी इक्वल टू 1। तो जीसीडी ऑफ ए कॉमा पी इक्वल टू 1 मीन्स बाय फॉर्मेट थ्योरम ए की पावर p -1 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडल ऑफ p। देखते हैं ध्यान से। उसके बाद 1 को उठा के चले के आगे तो ए की पावर p -1 कॉन्ग्रुएंट टू 0 मॉडल ऑफ p। उसके बाद क्या किया मैंने, ए की पावर में 2 से डिवाइड किया और 2 से मल्टीप्लाई किया। इस p -1 को 2 से डिवाइड किया, 2 से मल्टीप्लाई किया, तो ये बन गया ए की पावर p -1/2 का होल स्क्वायर -1 कॉन्ग्रुएंट टू 0 मॉडल p। और अगर आप ध्यान दें तो ये कुछ ऐसा बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉन्ग्रुएंट टू 0 मॉडल होती है। और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर उसका होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो इसका मतलब ये हुआ कि दिस प्रोडक्ट इज congruent to 0 modulo p, and by definition of congruency this p divides this minus 0, no p divides this product, क्योंकि p प्राइम है। और अगर p प्राइम है, if p is prime and p divides product of any two integers, तो यूक्लिड लेमा क्या बोलता है, then this p divides either of these two, इन दोनों में से किसी एक को डिवाइड करेगा। तो इसका मतलब दिस either p divides this और p divides this by यूक्लिड लेमा। अगर p इसको डिवाइड करेगा तो इसका मतलब ए की पावर p -1/2 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडल ऑफ p। उल्टी डेफिनेशन, कॉन्ग्रुएंसी की डेफिनेशन, मतलब अगर ये है तो ये होगा, और अगर ये है तो ए की पावर p -1/2 इज कॉन्ग्रुएंट टू -1 मॉडल ऑफ p। दोनों में से कोई एक होगा। बट बोथ द कॉन्ग्रुएंसी डू नॉट होल्ड साइमल्टेनियसली। क्यों? क्योंकि अगर दोनों साइमल्टेनियसली होल्ड कर गई तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, तो इसका मतलब 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू -1। 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू -1 का मतलब p डिवाइड्स 2, p डिवाइड्स 2 का मतलब p मस्ट बी इवन, ठीक है, विच इज़ नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि p हमें ऑड दे रखा है। इसका मतलब ये हुआ कि बाई 9th का a पार्ट a की पावर p -1/2 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडल ऑफ p आप प्रूव कर चुके हैं। इसका मतलब बचा क्या बाकी, a की पावर p -1/2 कॉन्ग्रुएंट टू -1 मॉडल ऑफ p। और अगर a की पावर p -1/2 कॉन्ग्रुएंट टू -1 मॉडल ऑफ p तो a बन जाएगा क्वाड्रेटिक नॉन रेजिड्यू ऑफ p। यही हमने प्रूव करना था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 की शेप में हमारे पास कुछ एक रिजल्ट्स हैं। पहले तो ये क्वेश्चन नंबर 10A बेसिक थ्योरम है ये। लेट p बी एन ऑड प्राइम एंड जीसीडी ऑफ a कॉमा p इक्वल टू 1, देन प्रूव दैट ax² प्लस bx प्लस c इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 मॉडल ऑफ p इज सॉल्वेबल। याद करिए इसको, रिजल्ट को क्या बोल रहा है, इस तरह की क्वाड्रेटिक कॉन्ग्रुएंसी ax² प्लस bx प्लस c इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 मॉडल ऑफ p इज सॉल्वेबल इफ एंड ओनली इफ b² माइनस 4ac, मतलब इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है इज आइदर 0, या तो ये 0 होना चाहिए, और क्वाड्रेटिक रेजिड्यू ऑफ p, मतलब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो डिस्क्रिमिनेंट है या तो वो 0 जाना चाहिए या फिर वो p का क्वाड्रेटिक रेजिड्यू बन जाना चाहिए। तो अल्टीमेटली बोलने का मतलब इस तरह की कॉन्ग्रुएंसी के पास सोल्यूशन होगा अगर इसका डिस्क्रिमिनेंट या तो 0 हो जाए या फिर p का क्वाड्रेटिक रेजिड्यू बन जाए। उसके बाद इसके बिहाफ पे ये कुछ एक न्यूमेरिकल्स हैं। सॉल्व द फॉलोइंग कॉन्ग्रुएंसीज, देखेंगे इनको बारी बारी से। उसके बाद सी पार्ट, दिस इज़ वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, इसको याद करना आपने। इसको याद करेंगे तो न्यूमेरिकल चलेंगे और इसके न्यूमेरिकल पेपर में पक्का आते हैं। क्या है ये, फॉर एन ऑड प्राइम p, आपको कोई प्राइम नंबर दे रखा ऑड, प्रूव दैट क्वाड्रेटिक रेजिड्यू ऑफ p आर। अगर आपको कोई प्राइम नंबर दे रखा ऑड प्राइम नंबर और आप उसके क्वाड्रेटिक रेजिड्यूज निकालना चाहते हैं तो कुछ नहीं करना, ये हमारी थ्योरम बोलती है कि इस p के जो क्वाड्रेटिक रेजिड्यूज होंगे दे आर ऑलवेज कॉन्ग्रुएंट टू 1² 2² 3² सोन p -1/2 का होल स्क्वायर। कहने का मतलब ये हुआ, मान लीजिए p की वैल्यू 13 है, से p इज इक्वल टू 13, तो इसका मतलब ये कहाँ तक जाएगा, 13 - 1 12, 12/2, ये बनेगा 1² 2² 3² 4² 5² 6²। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1² से लेकर 6² तक के नंबर जिसके कॉन्ग्रुएंट होंगे अंडर मॉडलो 13, because we are choosing p equal to 13, 1² is congruent to what under modulo 13, 2² is congruent to what under modulo 13, 3² is congruent to what under modulo 13। वो जो नंबर होंगे जिनके 1² 2² 3² 4² 5² 6² कॉन्ग्रुएंट होंगे अंडर मॉडुलो 13, वो नंबर बन जाएंगे इस p के क्वाड्रेटिक रेजिड्यूज। तो एक क्वाड्रेटिक रेजिड्यू निकालने का आपके पास एक और तीसरा तरीका आ गया है। ठीक है जी, इसको भी यूज़ करेंगे न्यूमेरिकली। उसका नेक्स्ट है वेरीफाई दैट द क्वाड्रेटिक रेजिड्यू ऑफ 17 आर, ये तो पूछा उसने 17 के क्वाड्रेटिक रेजिड्यूज। उसके बाद 13 के क्वाड्रेटिक रेजिड्यूज निकालो। उसके बाद प्रूव करना है कि 3 इज़ क्वाड्रेटिक रेजिड्यू ऑफ 3 बट
नॉन रेजिड्यू ऑफ 31। उसके बाद अगर 219 का परमिटिव रूट, हालांकि ये क्वेश्चन एच पार्ट जो है इट इज़ बिकॉज ऑफ 11E बताएंगे जब करेंगे बात हम, तो 11E की हेल्प से एच पार्ट होगा। हालांकि ये 11 में जाना चाहिए था पार्ट है, पर चलो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब परमिटिव रूट की हेल्प से कैसे आप क्वाड्रेटिक रेजिड्यू निकालेंगे, दिस इज बिकॉज ऑफ 11E। फाइंड ऑल द क्वाड्रेटिक रेजिड्यू ऑफ 19। उसका फाइंड द क्वाड्रेटिक रेजिड्यू ऑफ 11, 29, 31। उसका शो दैट 3 इज क्वाड्रेटिक रेजिड्यू ऑफ 13 बट अ नॉन क्वाड्रेटिक रेजिड्यू ऑफ 7। उसका के पार्ट है, इफ p इज टू की पावर k प्लस 1 इज प्राइम, बोलता अगर ये प्राइम नंबर है देन वेरीफाई दैट एवरी क्वाड्रेटिक नॉन रेजिड्यू ऑफ p, मतलब इस नंबर का जो भी नॉन क्वाड्रेटिक रेजिड्यू होगा वो p का परमिटिव रूट होगा। तो बारी बारी से देखेंगे इसको वन बाई वन किस तरीके से ये है यहाँ पे। तो उसका नोट फॉर्म में एक रिजल्ट है हमारे पास, इसको आपने याद कर लेना है कि अगर x इक्वल टू एक्स नॉट, एक्स स्क्वायर कॉन्ग्रुएंट टू a मॉड ऑफ p इसका सोल्यूशन है, और a और p की जीसीडी अगर 1 के बराबर है, तो इस क्वाड्रेटिक का जो दूसरा सोल्यूशन होगा वो होगा p माइनस एक्स नॉट। इसका अगर एक सोल्यूशन इसका मिल जाए, अगर इस क्वाड्रेटिक कॉन्ग्रुएंसी का एक सोल्यूशन मिल जाए, पर कंडीशन ये है कि अगर a और p की जीसीडी 1 है और इसका एक सोल्यूशन मिल जाए, तो सीधे आप दूसरा सोल्यूशन निकाल सकते हैं, एंड दैट सेकंड सोल्यूशन इज p माइनस एक्स नॉट। अगर एक्स नॉट इसका सोल्यूशन है, a और p की जीसीडी 1 है, तो p माइनस एक्स नॉट इसका दूसरा सोल्यूशन बन जाएगा। तो देखते हैं इनको वन बाई वन। चलने से पहले फिर एक नोट फॉर्म रिजल्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। हालांकि ये क्वेश्चन नंबर 11D है, क्वेश्चन नंबर 11 का डी पार्ट है, एंड दिस पार्ट सेज इफ p इज एन ऑड प्राइम, अगर p ऑड प्राइम है, देन देयर आर हाफ टाइम p माइनस 1 क्वाड्रेटिक रेजिड्यू एंड हाफ टाइम p माइनस 1 नॉन क्वाड्रेटिक रेजिड्यू। ये याद कर लेना इसको, आज के बाद याद रखना आपने। अगर p कोई ऑड प्राइम है तो उसके पास हाफ p माइनस 1 क्वाड्रेटिक रेजिड्यूज होंगे और हाफ p माइनस 1 नॉन क्वाड्रेटिक रेजिड्यूज होंगे। ठीक है जी, तो अब चलते हैं वन बाई वन। फर्स्ट पार्ट, आपके पास एक ये क्वाड्रेटिक रेजिड्यू दे रखी थी, एंड वी वांट टू चेक इफ़ इट इज़ सॉल्वेबल, देन इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो डिस्क्रिमिनेंट होगा या तो वो 0 बन जाएगा या फिर वो इस p का क्वाड्रेटिक रेजिड्यू बन जाएगा। तो देखते हैं ज़रा। नाउ गिवन कॉन्ग्रुएंसी इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c कॉन्ग्रुएंट टू 0 मॉड ऑफ p, सिंस जीसीडी ऑफ a कॉमा p इक्वल टू 1। अगर a और p की जीसीडी 1 है तो इसका मतलब 4a कॉमा p की जीसीडी भी 1 होगी, यू कैन चेक। ठीक है, तो अगर 4a कॉमा p की जीसीडी 1 है तो हम इस 4a से इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये आपको पता होना चाहिए, फर्स्ट सेक्शन में हम ये सारी बातें कर चुके हैं कि अगर किसी कॉन्ग्रुएंसी से कुछ कॉमन लेना है तो वो कॉमन तभी आएगा जब उसकी जीसीडी p के साथ 1 होगी, या किसी कांस्टेंट से अगर किसी को कॉन्ग्रुएंसी को गुणा करना है तो उस कांस्टेंट की जीसीडी इस मॉडुलो के साथ 1 होनी चाहिए। Now since GCD of 4a comma p equal to 1, so we can multiply this 4a by this congruency। तो हमने इस congruency को लेफ्ट साइड राइट साइड 4a से मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे 4a से मल्टीप्लाई किया उसके बाद 4ac को उठा के साइड लेके आगे, 4ac को इस साइड ले आने के बाद फिर हमने दोनों साइड b स्क्वायर, इस साइड b स्क्वायर ऐड किया, इस साइड b स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दिया, मतलब b स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट किया, तो सब्ट्रैक्ट करके इधर रख दिया और ऐड इधर कर दिया हमने। ठीक है जी, माइनस बी स्क्वायर हमने दोनों साइड, ठीक है जी, तो दोनों साइड हमने बी स्क्वायर जो वो ऐड कर दिया। जैसे बी स्क्वायर ऐड किया ये बन गया आपका परफेक्ट स्क्वायर, 2ax प्लस बी का होल स्क्वायर, ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया, और ये बन गया कॉन्ग्रुएंट टू बी स्क्वायर माइनस 4ac मॉडुलो p। और इस 2ax प्लस बी को मैंने नाम दे दिया y, बी स्क्वायर माइनस 4ac को नाम दे दिया मैंने d। ठीक है, और नाम देने के बाद फिर ये आपके पास बन गई बाई स्क्वायर कॉन्ग्रुएंट टू डी मॉडुलो पी। तो अल्टीमेटली बोलने का मतलब ये हुआ कि आप ये लेके चले थे, इसको लेके चले थे और प्रूव कर दिया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की जगह आ गया आपका वाई स्क्वायर, और 0 की जगह आ गया कितना आ गया डी। इसका मतलब ये सॉल्वेबल होगा, ये चीज़ सॉल्वेबल होगी, मीन्स ये चीज़ सॉल्वेबल होगी बिकॉज दिस इज नथिंग बट दिस इटसेल्फ। तो इसका मतलब ये हुआ, आप देखो जरा, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी कॉन्ग्रुएंट टू 0 मॉडुलो पी इसको लेके चले थे और इसको हमने यहाँ तक पहुँचा दिया। दिस कॉन्ग्रुएंसी इज सॉल्वेबल इफ एंड ओनली इफ वाई स्क्वायर इज कॉन्ग्रुएंट टू डी मॉडुलो पी इज सॉल्वेबल, क्यों बोथ आर सेम। इसको सॉल्व करके आया था। अब इसके ऊपर ध्यान दीजिए जरा। नाउ दिस इक्वेशन इज सॉल्वेबल इफ एंड ओनली इफ आइदर पी डिवाइड्स डी, ये रिजल्ट कर चुके हैं आप पीछे,
ये कॉन्ग्रुएंसी सॉल्वेबल तभी होगी या तो पी डी को डिवाइड करेगा या पी डी को डिवाइड नहीं करेगा अकॉर्डिंग टू दैट सिचुएशन। सो इफ एंड ओनली अगर पी डी को डिवाइड करता है, पी प्राइम नंबर ध्यान रखिए, पी अगर डी को डिवाइड करता है तो दिस इज ओनली पॉसिबल इफ डी इक्वल टू 0 या डी की वैल्यू पी हो जाए, लेकिन डी की वैल्यू पी हो नहीं सकती। अगर डी की वैल्यू पी हो जाएगी तो ये फेल हो जाएगा। तो इसका मतलब अगर पी डी को डिवाइड कर रहा है तो डी को 0 होना पड़ेगा, अगर पी डी को डिवाइड नहीं कर रहा है तो पी और टी की जीसीडी 1 हो जाएगी। आई थिंक इट इज़ ओके। तो व्हाट इज डी? डी इज बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो इसका मतलब डी 0 का मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 और जीसीडी ऑफ पी कॉमा डी इक्वल टू 1 का मतलब, अब देखो जरा क्वाड्रेटिक रेसिडी की डेफिनेशन बनी, अगर पी और डी की जीसीडी 1 है, अगर पी और डी की जीसीडी 1 है और ये क्वाड्रेटिक आपकी सॉल्वेबल है, तो बाय डेफिनेशन ऑफ क्वाड्रेटिक रेसिड्यू क्या ये डी इस पी का क्वाड्रेटिक रेसिड्यू बन जाएगा? डी मतलब बी स्क्वायर माइनस 4c इज क्वाड्रेटिक रेसिड्यू ऑफ स्मॉल पी बाई 9th का ए पार्ट या बाय डेफिनेशन। ठीक है, क्योंकि पी और डी की जीसीडी 1 है, बाई स्क्वायर कॉन्ग्रुएंट टू डी मॉडल पी सॉल्वेबल है। इफ इट इज देन बाय डेफिनेशन ऑफ क्वाड्रेटिक रेसिड्यू दिस डी मीन्स बी स्क्वायर माइनस 4ac इज क्वाड्रेटिक रेसिड्यू ऑफ पी। अगर पी डी को डिवाइड कर गया तो ये डिस्क्रिमिनेंट 0 हो जाएगा, और डिवाइड नहीं करेगा तो ये डिस्क्रिमिनेंट आपका पी का क्वाड्रेटिक रेसिड्यू बन जाएगा। ठीक है, अब इसके बिहाफ पे ये न्यूमेरिकल्स हैं हमारे पास। फर्स्ट न्यूमेरिकल 5x² माइनस 6x प्लस 2 कॉन्ग्रुएंट टू 0 मॉडल 13। बोल रहा है कि अगर इसके पास सॉल्यूशन है तो बताओ वो सॉल्यूशन क्या होंगे। तो पहले तो देखते हैं ज़रा। हियर ए इज इक्वल टू 5, ए की वैल्यू 5, बी की वैल्यू -6, सी की वैल्यू 2। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाला पहले, बी स्क्वायर माइनस 4ac आ गया -4। तो क्या किया आपने, बी स्क्वायर माइनस 4ac आ गया -4। तो आपने क्या किया हमने इसको नंबर 1 को 4a से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, नंबर 1 को हमने 4a से मल्टीप्लाई कर दिया। तो दोनों साइड हमने 4a से मल्टीप्लाई किया। जैसे 4a से मल्टीप्लाई किया इमीडिएट ये बन गया आपका परफेक्ट स्क्वायर। तो ये बन गया 10x माइनस 6 का होल स्क्वायर, 10x माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 4 इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 मॉडल पी। ठीक है जी। तो उसके बाद इस 4 को उठा के साइड लेके आ गए -4, और इसको नाम दे दिया हमने y। ये आपके साथ बातें मैं कर चुका हूँ सारी, क्योंकि ये रिमाइंडर है। नेवर बी नेगेटिव, -4 इज कॉन्ग्रुएंट टू 9, -4 इज कॉन्ग्रुएंट टू 9, या फिर -4 को 13 से डिवाइड करो, डिवाइड करके जो रिमाइंडर आएगा दैट इज इक्वल टू 9, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। ये बातें सब हम कर चुके हैं पहले। तो अल्टीमेटली वी प्रूव्ड बाई स्क्वायर इज कॉन्ग्रुएंट टू 9 मॉडलो 13, फिर y इज इक्वल टू 10x माइनस 6। अब हम चेक करेंगे कि ऐसी x की कौन सी वैल्यू जो उसको सेटिस्फाई कर रही है। तो चले बारी बारी से लेके। तो दिस इम्प्लाई y इज कॉन्ग्रुएंट टू, बाई स्क्वायर इज कॉन्ग्रुएंट टू 9 था, तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड, सॉरी टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा, y इज कॉन्ग्रुएंट टू 3 मॉडलो 13। ठीक है जी। तो y इज कॉन्ग्रुएंट टू 3 मॉडलो 13। तो एक सोल्यूशन तो आ गया 3, तो एक सोल्यूशन 3 आ गया, तो दूसरा क्या होगा, p माइनस दिस। अभी नोट लिखवाया था, पीछे नोट देखा था हमने कि अगर x0 एक सोल्यूशन है तो p माइनस x0 दूसरा सोल्यूशन। तो एक सोल्यूशन आया 3, तो दूसरा सोल्यूशन आएगा 13 माइनस 3। लेकिन हमें तो जाना है x की वैल्यू ढूंढनी है, तो ये तो y की वैल्यू आई, ये तो y की वैल्यू आ गई 3 और 10, तो हमें तो ढूंढनी है x की वैल्यू। तो लेके चले फर्दर, y इज कॉन्ग्रुएंट टू 3 मॉडल 13, y है 10x माइनस 6, 10x 6 को परे ले गए कॉन्ग्रुएंट टू 9 मॉडल 13, और ये फिर आपका फर्स्ट सेक्शन का क्वेश्चन बन गया लीनियर कॉन्ग्रुएंसी। और मैंने कुछ कहा था आपको कि अगर इस तरह का कांस्टेंट मल्टीप्लाई x के साथ, तो हम क्या करते थे, अपनी मर्जी से एक और कॉन्ग्रुएंसी बनाते थे। इस तरीके से बनाते थे, यहाँ पर हमेशा हम 0 लेते हैं, और यहाँ पर हम जो नंबर लेते हैं वो ऐसा नंबर लेते हैं विच इज़ मल्टीपल ऑफ 13, विच इज़ मल्टीपल ऑफ दिस नंबर इज़ मल्टीपल ऑफ 13, और जब इसको इसमें ऐड करेंगे तो ऐड करके जो नंबर बनेगा वो इस 10 से डिवाइड हो जाना चाहिए। अगर आपको याद आ रहा हो तो फर्स्ट सेक्शन में किया था, मैं फिर रिपीट कर देता हूँ। ये लीनियर कॉन्ग्रुएंसी है, और लीनियर कॉन्ग्रुएंसी को सॉल्व करने के लिए हमारा टारगेट होता है कि जो x का कोएफिशिएंट है इट इज़ ऑलवेज 1, और इसको 1 बनाने के लिए हम क्या करते हैं, अपनी मर्जी से एक नई कॉन्ग्रुएंसी लेते हैं जिसकी लेफ्ट साइड इज़ ऑलवेज 0, दिस इज़ ऑलवेज 0। और यहाँ पर जो नंबर लेते हैं, ये नंबर हम इस तरीके से लेते हैं, नंबर 1 ये इसका मल्टीपल होना चाहिए, नंबर 2 ये लीस्ट होना चाहिए, और नंबर 3 जब इसको इसमें ऐड करेंगे तो ऐड करके जो आएगा वो इससे डिवाइड हो जाना चाहिए। तो 13 7 91, 91 प्लस 9 इज़ 100, 100 10 से डिवाइड हो जाएगा। उसका दोनों को ऐड किया तो 10x कॉन्ग्रुएंट टू 100 मॉडल 13, उसका 10 से डिवाइड हो गया। डिवाइड मैंने अभी बोला डिवाइड तभी होगा जब उसका जीसीडी इसके साथ 1 होगा।
तो x इज कॉन्ग्रुएंट टू 10 मॉडल ऑफ 13, ये एक सोल्यूशन आ गया, x की वैल्यू एक आ गई। उसका द्वारा फिर से लेके चले, द्वारा दूसरी बाई की वैल्यू कॉन्ग्रुएंट टू 10, फिर बाई की वैल्यू 10x माइनस 6 को पर साइड लेके 10x इज कॉन्ग्रुएंट टू 16, और 16 को 13 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर आ गया 3, क्योंकि रिमाइंडर हमेशा इससे छोटा होना चाहिए। आपकी सारी बेसिक चीज़ें हम सारी की सारी। फिर वही सेम चीज़, एक और कॉन्ग्रुएंसी ली हमने, जिस लेफ्ट साइड इज ऑलवेज 0, और यहाँ पर हमने 13 का नंबर लेना है, 13 का मल्टीपल, लीस्ट मल्टीपल, और इसमें इसको जमा करके इससे डिवाइड हो जाना चाहिए। उसका दोनों कॉन्ग्रुएंसीज को जमा कर दो, 10x इज कॉन्ग्रुएंट टू 120 मॉडल 13, सो x इज कॉन्ग्रुएंट टू 12। तो नंबर 3 से x इज कॉन्ग्रुएंट टू 10, यहाँ से x इज कॉन्ग्रुएंट टू 12, तो उसका मतलब वी हैव टू सॉल्यूशंस ऑफ गिवन इक्वेशन नंबर 1, दे आर 12 एंड 10। दीज आर द टू नंबर्स विच सेटिस्फाई इक्वेशन नंबर 1। ठीक है जी। उसी तरीके से इसका जो नेक्स्ट सेकंड पार्ट है, मैं थोड़ा थोड़ा ब्रीफ कर देता हूँ, बाकी थर्ड पार्ट फिर आगे करेंगे आप खुद। सेकंड क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 मॉड 11। तो हेयर a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 7, c इक्वल टू 10, बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाल दिया, दोनों साइड पर 4a से मल्टीप्लाई किया, e की वैल्यू 1 है तो 4 से मल्टीप्लाई करके ये आ गया, और उसके बाद ये आपका 49, दोनों साइड 9 ऐड किया, ठीक है, और ये बन गया परफेक्ट स्क्वायर 2x प्लस 7 का होल स्क्वायर कॉन्ग्रुएंट टू 9 मॉडलो 11। अब ये आपका काम है, तुमने देखना, ठीक है। और जैसे परफेक्ट स्क्वायर बना, इसको नाम दे दिया हमने y। अब टारगेट क्या हमारा, x की वैल्यू निकालना। तो x की वैल्यू निकालने के लिए हम निकालेंगे पहले y की वैल्यू। तो वी हैव द कॉन्ग्रुएंसी y स्क्वायर इज कॉन्ग्रुएंट टू 9 मॉडलो 11, तो y इज कॉन्ग्रुएंट टू 3। तो एक सोल्यूशन 3 आ गया, तो दूसरा क्या आ जाएगा, 11 माइनस 3 इज 8। सो ये आ गया हमारे पास। तो y की दो वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई 3, एक आ गई 8। अब इन y की वैल्यू के अनुसार अब आप x की वैल्यू निकालेंगे। तो y की वैल्यू क्या है, 2x प्लस 7 कॉन्ग्रुएंट टू 3 मॉडलो 11, 7 को पहले ले गए, माइनस 4 आ गया, तो माइनस 4 इज कॉन्ग्रुएंट टू 7। अब ये आपका काम है, नेगेटिव रिमाइंडर होता नहीं है, माइनस 4 को 11 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर इज 7। उसके बाद ये आ गया हमारे पास। अब x के कोएफिशिएंट को बांध करना, तो फिर हम अपनी मर्जी से एक नई कॉन्ग्रुएंसी लेंगे, इस साइड इज नंबर इज ऑलवेज 0, यहाँ पर जो नंबर होगा वो 11 का मल्टीपल होगा, और इसमें ऐड करके इससे डिवाइड हो जाएगा। दोनों को ऐड किया, 2 से डिवाइड हो गया, तो x इज कॉन्ग्रुएंट टू 9। तो एक सोल्यूशन तो ये आ गया। दूसरा निकालने के लिए फिर y इज कॉन्ग्रुएंट टू 8 दूसरा लेके चले, y की वैल्यू 2x प्लस 7, ठीक है जी। उसके बाद फिर कॉन्ग्रुएंसी उसी तरीके से लेके चले, दोनों को ऐड किया, और यहाँ से x इज कॉन्ग्रुएंट टू 6, यहाँ से आ गया x इज कॉन्ग्रुएंट टू 9, यहाँ से आ गया x इज कॉन्ग्रुएंट टू 6। तो वी हैव टू सॉल्यूशंस, x इक्वल टू 6 एंड 9, दे आर द सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन नंबर 1, जो गिवन इक्वेशन आपकी। और उसी तरीके से फिर आप ये थर्ड पार्ट खुद देखेंगे, 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 मॉडलो 23। आई थिंक यू कैन डू इजिली। तो यहाँ से a की वैल्यू 5, b की वैल्यू 6, c की वैल्यू 1, तो मल्टीप्लाई नंबर 1/4a, ये फार्मूला है हमारा। 4a मीन्स 20 से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों साइड, मल्टीप्लाई करने के बाद फिर उसके बाद दोनों साइड क्या किया हमने, 16 ऐड कर दिया परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए। ये अब तुमने देखना है परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट करें। तो जैसे ऐड सब्ट्रैक्ट किया तो ये बन गया परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर बनने के बाद इसको दे दिया नाम y, y इज कॉन्ग्रुएंट टू 16, यहाँ पर हमेशा परफेक्ट स्क्वायर आएगा। तो y इज कॉन्ग्रुएंट टू 4, तो एक y आ गया 4, तो दूसरा y क्या आएगा 23 माइनस 4, ठीक है जी। 23 माइनस 4, दूसरी y की वैल्यू आ गई आपकी 19। तो इन दो y की वैल्यू के अनुसार अब y की वैल्यू 10x माइनस प्लस 6 रख के पहले 4 के कॉन्ग्रुएंट ले लेना, फिर 19 के कॉन्ग्रुएंट लेके अब इनसेट आपके पास x की दो वैल्यू आ जाएंगी, ठीक है जी। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं स्टॉप कर रहा हूँ। जो नेक्स्ट सी पार्ट है उसको फिर देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू वेरी मच।